आपसे एक आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम यूपीएसआई के लिए जो जिसका बहुत ही कम क्वेश्चन आता है लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मूल विधि जो टॉपिक है हमारा उसको हम तैयार करेंगे आज इस सेक्शन में। तो डेली हम कुछ सवालों का यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ेंगे, उनको रिवाइज करेंगे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हम। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बेसिक लॉ या मूल विधि से स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर नंबर 2, ये इस पर मत जाइए, ये पहला यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन दहेज लेना या दहेज देना या देना किस विधि के अंतर्गत अपराध माना गया है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। यानी ये जो अधिनियम आया था वो 1961 में आया था। इस अधिनियम के बारे में थोड़ा सा और हम पढ़ेंगे यहाँ पर। दहेज लेना व देना दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत अपराध है। दहेज लेने या देने का अपराध करने वाले को कम से कम 5 वर्ष का कारावास, साथ ही 15,000 रुपए की धनराशि, या ये मिनिमम है। ये जो धनराशि दिया गया है ये मिनिमम इतना तो देना है, लेकिन जितना आप उतनी राशि जितनी की कीमत का उपहार हो उससे, मतलब जितना आप शादी में लिए हुए हैं या दहेज के रूप में अगर 15,000 से कम लिए हैं तो 15,000 तो देना पड़ेगा। लेकिन अगर उससे ज्यादा की राशि है तो आपको वो राशि है उसमें जो देना पड़ेगा जुर्माने में। अगला जो क्वेश्चन है, हत्या का अपराध बनने के लिए महिला की मृत्यु कितने वर्ष के भीतर, या जलन या शारीरिक चोट या सामान्य परिस्थितियों के बजाय अन्य किसी, आगे भी देखते हैं क्वेश्चन, ये हो जाएगा हमारा 7 वर्ष के भीतर। अगर किसी महिला की मृत्यु शादी के 7 वर्ष के भीतर हो जाएगी तो उस पर जो कानून लग जाएगा वो हमारा दहेज प्रतिषेध अधिनियम का कानून लगेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 7 वर्ष। यानी इसका जो आंसर पढ़ लेंगे, यदि किसी महिला की मृत्यु किसी भी जलने या शारीरिक चोट के कारण हुई हो या शादी के 7 साल के भीतर समान परिस्थितियों से अलग होती है तो ये दिखाया जाता है कि उसकी मृत्यु ठीक पहले उसके पति या उसके किसी रिश्तेदार द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न से किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्पीड़न यानी कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध या निवारण अधिनियम 2013 पर लागू होता है। किस पर लागू हो जाएगा? जो कार्यस्थल पर अगर किसी महिला के साथ यौन उत्पीड़न होता है तो उस पर जो ये अधिनियम होता है वो कैसे लागू होगा? ये हो जाएगा केवल, मतलब ये हो जाएगा हमारा संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों पर। ऐसे संगठन कोई जो संगठित हो या असंगठित हो उन पर लागू होता है कि कार्य के दौरान किसी महिला से यौन उत्पीड़न ना हो। अगला क्वेश्चन हमारा ये हो जाएगा, इसका थोड़ा सा विश्लेषण पढ़ लेते हैं। एक कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 किसी भी आयु की महिला उन महिलाओं पर लागू होता है चाहे वे कार्यरत हो या नहीं, जिन्होंने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया हो। यह अधिनियम भारत में संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्र पर लागू होता है। इसे 3 सितंबर 2012 को लोकसभा में भारतीय संसद का निचला सदन, जिसे कहते हैं लोकसभा, इसके द्वारा पारित किया गया था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ, चौथा नंबर क्वेश्चन, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 हाल ही में कब संशोधित किया गया? ये हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नहीं, ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम है 2012 में, 2019 में 16 अगस्त 2019 में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण इसमें संशोधन किया गया है। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जो कोई भी कम से कम आयु के पुरुष को भगाता है उसे अपहरण करने वाला क्या कहा जाएगा? नहीं, ऐसे कोई व्यक्ति जो कितने वर्ष से कम हो, 16 वर्ष से कम। यानी इसका विशेषण क्या दिया है, यदि कोई 16 वर्ष से कम आयु के किसी पुरुष को बहलाया फुसलाया जाता है तो उसे संबंधित कानूनों के अंतर्गत अपहरण माना जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन, यदि ऐसा कोई व्यक्ति पड़ोसी होने के नाते सुरक्षा अधिकारी संबंधित सुरक्षा अधिकारियों को घरेलू हिंसा के खिलाफ अगर वो मामले की सूचना देता है
तो उस व्यक्ति का कोई दायित्व तो नहीं माना जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है हर एक चीज की, उसके दायित्व तो नहीं है, लेकिन उसका दायित्व कोई दायित्व नहीं होगा इसका, बस वो खाली उसने सूचना दे दिया बस। इस कानून का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य लोगों को घरेलू हिंसा के मामलों में रिपोर्ट सावधानपूर्वक संबंधित संरक्षण अधिकारियों को करने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। यानी कि अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी के घर में घरेलू हिंसा होते हुए देखा, लेकिन अब वो अगर डर होता, अगर यहाँ पर जिम्मेदारी होती तो वो सूचना नहीं देता। लेकिन अब क्या है कि कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के घर में ही घरेलू हिंसा हो रही है तो उसकी सूचना सक्षम अधिकारी को दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से घरेलू हिंसा का कारण बनने की क्षमता है। यानी ये कौन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन, ए बी सी तीनों। अब नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया कार्य, ये भी घरेलू हिंसा में आता है। आकृतिक कार्य जिससे नुकसान पहुंचता है, ये भी हो जाएगा। एक्ट कमिटेड विच कॉज हार्म, ऐसा कोई कृत्य कर दीजिए आप जिससे किसी को नुकसान हो जाएगा, वो भी घरेलू हिंसा में आएगा। सी नंबर, सी ऑप्शन क्या लिखा हुआ है? पक्षकार का आचरण जिसके परिमाण स्वरूप नुकसान पहुंचे, यानी कंडक्ट ऑफ द पार्टी रिजल्टिंग इन हार्म, यानी ऐसा कोई पक्षकार जिसके आचरण से ही आपको हानि पहुंचाओ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। 8वां क्वेश्चन, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के तहत घरेलू हिंसा की परिभाषा क्या आती है? अब घरेलू हिंसा में क्या किया जाएगा? उसका सामाजिक शोषण हो, शारीरिक शोषण हो, आर्थिक शोषण हो या यौन शोषण हो, ये 4 प्रकार के शोषण है। इसमें से कौन सा शामिल नहीं होगा? इसका हमारे हिसाब से इसमें कौन सा शामिल नहीं होगा? इसका राइट, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सामाजिक शोषण को इसके अंतर्गत नहीं रखा गया है। ये 3 प्रकार के शोषण इसके अंतर्गत रखे गए हैं। घरेलू हिंसा में ये 3 प्रकार के शोषण शामिल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। तो घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत शारीरिक शोषण है, यौन शोषण है, भावनात्मक है, आर्थिक दुर्व्यवहार को कवर करता है, लेकिन सामाजिक शोषण को कवर नहीं करता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत एक महिला जो 3 महीने से कम उम्र की बच्चे को कानूनी रूप से गोद लेती है और बच्चे को उसे सौंपे जाने की तारीख से किस अवधि तक के लिए मातृत्व का लाभ का हकदार होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी 12 वीक, यानी 12 सप्ताह के लिए। इसका यहाँ पर इसका क्या राइट हो जाएगा? 12 वीक के लिए। इस क्वेश्चन का जो मतलब निकलना है, ये कोई महिला बच्चे को जन्म देती है तो उसे 3 महीने की 3 महीने या क्या नाम है वो, तो बच्चे को जन्म देती है, उन महिलाओं को मातृत्व अवकाश प्रदान है। लेकिन जो बच्चे 3 महीने से कम, अगर किसी महिला ने 3 महीने से कम आयु के किसी बच्चे को गोद लिया है तो उसको 12 हफ्ता के क्या मिलेगा? उसको सवेतन अवकाश प्राप्त होगा। इस अधिनियम में ऐसा लिखा है। यानी कि अगर कोई महिला किसी बच्चे को गोद ले रही है और जिसका उम्र क्या हो, 3 महीने से कम हो, तो उसे 12 हफ्ते का सवेतन अवकाश प्राप्त होगा। ऐसा इस अधिनियम में लिखा है। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आया? तो ये हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, यानी ये 2005 में हो जाएगा इसका राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? जो प्रथम हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बना था उसका अध्यक्ष हमारा कौन हो जाएंगे? तो उसका आंसर हमारे थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा जी, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। यही हमारे क्या थे? पहले जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। अब इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। रंगनाथ मिश्रा 25 सितंबर 1990 से 24 नवंबर 1991 तक भारत के 21वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे थे। वह भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग के पहले अध्यक्ष भी थे। उन्होंने 1998 से 2004 के बीच कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा सांसद सदस्य के रूप में भी कार्य किया। यानी ये रंगनाथ मिश्रा जी जो है सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश थे, उसके बाद अध्यक्ष बने मानवाधिकार के, उसके बाद कांग्रेस में बतौर सांसद के रूप में उन्होंने कार्य किया। अब 12 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा?
मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में के लिए प्रावधान किया गया है? किसके लिए किया गया है? ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसमें? जो राष्ट्रीय, तो ये हमारा जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है, इसके अंतर्गत हमारा क्या हो जाएगा? मानवाधिकार न्यायालय को कवर किया गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। तो ये हमारा जो डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ए, बी और डी, ए, बी और डी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी। मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी इसके अंतर्गत है, राज्य मानवाधिकार भी आयोग इसके अंतर्गत है, और मानवाधिकार न्यायालय इसके अंतर्गत रखा गया है, लेकिन जिला मानवाधिकार को नहीं रखा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 13 जो हो जाएगा, PIL, PIL संदर्भ में PIL क्या है? PIL हमारा क्या है? न्यायिक रूप से व्यक्त तथ्य है। ये हमारा क्या है? न्यायिक रूप से व्यक्त तथ्य है। PIL का क्या है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा लाया गया था। तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यायिक रूप से व्यक्त तथ्य है PIL। तो दोस्तों जो PIL का कॉन्सेप्ट है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसका न्यायिक रूप से व्यक्त तथ्य हो जाएगा। PIL की जो शुरुआत हुई इंडिया में 1970 के दशक में शुरुआत हुई, और पहला जो इसमें केस रजिस्टर्ड हुआ PIL का वो 1979 में हुसैनैरा बनाम का बिहार राज्य का जो मामला था। इसमें क्या हुआ था? 40,000 सैनिकों को इसमें सैनिकों क्या कह रहे हैं, 40,000 अपराधियों को इसमें छोड़ा गया था, जिन्हें बेकसूर साबित किया गया था। और PIL के लिए जो मेन मतलब जैसे व्यक्ति जो मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं, उनका नाम है PN भागवती। PN भगवती जी को याद रखेंगे। तो जैसे भारत में जो PIL की शुरुआत है PN भगवती द्वारा शुरू किया गया था। 14 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? भारत में जनहित याचिका के लिए निम्नलिखित में से किसने नींव रखी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? न्यायिक सक्रियतावाद। न्यायिक सक्रियतावाद जो वर्ड है दोस्तों, कि न्यायालय की भागीदारी, इस वर्ड से हमारे जो PIL का जन्म हुआ। 15 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? मानवाधिकार न्यायालय मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए अधिनियम की धारा कौन से में बताती है? तो अधिनियम 30 की जो धारा है ये हमारा डिसाइड करती है। मानवाधिकार न्यायालय जो है हमारा आर्टिकल 30 में है। धारा 30 में परिकल्पना की गई है कि एक राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से शीघ्र सुनवाई के लिए प्रत्येक जिले में एक सत्र न्यायालय को मानवाधिकार न्यायालय के रूप में स्थापित करेगा या करना चाहिए, जो भी होगा इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? धारा 30। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सीआरपीसी की धारा डैश के तहत मानवाधिकार आयोग के पास तलाशी और जब्ती की शक्ति होती है। तो हमारा ये था जाएगा धारा 100। अब CRPC तो पढ़ना नहीं है, BNSS पढ़ना है, तो इसको तो छोड़ देना है। और दोस्तों ये भी रखेंगे कि जो ह्यूमन राइट कमीशन है उसका जो स्थापना हुआ था 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। 17 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 धारा 19 के प्रावधानों में रिश्वत लेने के आरोप में किसी लोक सेवक पर मुकदमा चलने के लिए पूर्व मंजूरी लेनी पड़ेगी। कोई लोक सेवक है, अगर उसमें मुकदमा चलाना है तो उससे पहले आपको किसका लेना? पूर्व मंजूरी लेनी पड़ेगी। लेने के आरोप के लिए लोक सेवक मुकदमा चलाने के लिए क्या लेनी पड़ेगी? पूर्व मंजूरी लेनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किसको अधिस्थिति यानी लोकस स्टैंडी के पारंपरिक नियम में छूट देकर भारतीय प्रणाली में प्रस्तावित किया गया था? तो लोकस स्टैंडी में जो हो जाएगा वो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, जनहित याचिका को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, यानी जो PIL है हमारा लोकस स्टैंडी के आधार पर ये है। जनहित याचिका किसी भी नागरिक को वंचितों को अदालत का दरवाजा खटखटाने की अनुमति देती है। न्यायिक अवरोध क्या है? न्यायिक सक्रियता को सीमित करता है। न्यायिक समीक्षा कानूनों की समीक्षा करने के लिए वाली अदालतें। न्यायिक समीक्षा क्या कहता है? कानूनों की समीक्षा करने वाली अदालतें। कॉलेजियम क्या है? न्यायिक नियुक्ति प्रणाली था। कॉलेजियम क्या है? न्यायिक नियुक्ति प्रणाली था। 19 नंबर जो क्वेश्चन हो जाएगा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 की तहत पश्चातवर्ती स्थिति होने पर वर्धित दंड प्रदान किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा सी। इसका क्या हो जाएगा आंसर नंबर
सी हो जाएगा। ये अनुसूचित जाति और जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 5 में बार बार अपराध करने वालों के लिए बड़ी हुई सजा का प्रावधान। यानी कोई व्यक्ति अगर एक ही का जो एक ही अपराध बार बार करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान इसमें दिया गया है। अगला क्वेश्चन, 20वां नंबर क्वेश्चन, यदि कोई लोक सेवक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की प्रथम सूचना यानी एफआईआर दर्ज करने में विफल रहता है तो उसके लिए क्या किया जाएगा? तो ऐसे लोक सेवक पर एक अवधि का कारावास हो सकता है जो क्या हो जाएगा, 1 वर्ष तक बढ़ सकता है। यानी कोई ऐसा लोक सेवक है जिस पर एफआईआर न लिख रहा हो तो उस पर क्या हो जाएगा, 1 वर्ष तक उसकी सजा बढ़ाई जा सकती है, 1 वर्ष तक बढ़ सकती है। 21वां नंबर क्वेश्चन ये पूरा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनहित याचिका का जो नहीं है? क्या है जनहित याचिका का जो विषय नहीं है? तो जनहित याचिका का जो विषय हो जाएगा हमारा तो कौन सा नहीं? उपेक्षित बच्चे, यानी कौन नहीं? उपेक्षित बच्चे तो हमारा जनहित याचिका का विषय है, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि किसी कोई ऐसा व्यक्ति है जो श्रम द्वारा कानून का उल्लंघन की शिकायत करता है, ये हमारा पीआईएल में नहीं आएगा इसके अंतर्गत। जनहित याचिका में क्या होता है, केवल सार्वजनिक हित के मुद्दे को ही संबोधित किया जाता है। कोई व्यक्ति अपनी पर्सनल कोई श्रम का कोई मैटर हो तो उसको न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकता है। प्रथमा मजदूरी पर निर्देश अवधि बना मध्य प्रदेश है जो 1984 का एक मैटर आया था, मान्यता पर 1984 में एक मैटर आया था निर्जा का केस। 22 नंबर क्वेश्चन, मानवाधिकार संशोधन अधिनियम 1993, मानवाधिकार संशोधन अधिनियम 1993 के तहत निम्नलिखित में से किस न्यायालय को मानवाधिकार न्यायालय के रूप में कार्य करने के लिए नामित किया गया? तो हमारा इसका जो राइट आंसर है सेशन को, यानी सत्र न्यायालय। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? सत्र न्यायालय। सत्र न्यायालय को मानवाधिकार संशोधन अधिनियम 1993 के तहत मानवाधिकार न्यायालय के रूप में नामित किया गया। ये न्यायालय मानवाधिकार का उल्लंघन के मामलों को संभालते हैं। लोक अदालतें वैकल्पिक विवाद का समाधान, लोक अदालत जो है वो क्या होता है, वैकल्पिक विवाद का समाधान होता है। मुंसिफ न्यायालय क्या होता है, छोटे सिविल मामलों को संभालते हैं, ये मुंसिफ न्यायालय होते हैं। मजिस्ट्रेट न्यायालय क्या होता है, आपराधिक मैटर को देखता है, ये मजिस्ट्रेट न्यायालय। 23 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सबसे भारत में दायर की गई सबसे अधिक जनहित याचिका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। यानी भारत में जो सबसे ज्यादा पीआईएल यानी याचिकाएं हुई वो आर्टिकल 21 को स्वतंत्रता के अधिकार को लेकर हुई। आर्टिकल नंबर 11 जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। आर्टिकल 21 देता है जनहित याचिकाएं अक्सर इस अनुच्छेद के तहत पर्यावरण क्षति, मानवाधिकार उल्लंघन और सार्वजनिक स्वास्थ्य की मुद्दों की चुनौती देता है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानवाधिकार की 3 पीढ़ियों की अवधारणा द्वारा प्रस्तुत किया गया। यानी मानवाधिकारों की 3 पीढ़ियों पे अवधारणाएं द्वारा प्रस्तुत किसके द्वारा दी गई? ये दी गई कैरल वासाक द्वारा। कैरल वासाक द्वारा ये 3 चीज लिया गया है। 3 पीढ़ियों का जो सिद्धांत है ये किसने दिया? कैरल वासाक। कैरल वासाक ने अधिकारों की 3 पीढ़ियों का प्रस्ताव रखा। पहली पीढ़ी में क्या रखा? नागरिक और राजनीतिक जैसे मुक्त भाषा, नागरिक और राजनीतिक जैसे मुक्त भाषा। दूसरी पीढ़ी में क्या रखा? सामाजिक और आर्थिक जैसे शिक्षा, सामाजिक और आर्थिक जैसे शिक्षा। तीसरे में क्या रखा? सामूहिक एकजुटता। इन तीसरी पीढ़ी के अंदर क्या है? सामूहिक एकजुटता जैसे एग्जाम्पल क्या? स्वच्छ पर्यावरण। 25वां नंबर क्वेश्चन, समान पारिश्रमिक अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में आया। समान पारिश्रमिक एक बात के लिए वेतन समान पारिश्रमिक अधिनियम आया 1976 में आया। 26वां क्वेश्चन क्या जाएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की किस प्रकार की शिकायतों पर विचार नहीं किया करता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार ऐसी कौन सी शिकायत है जिस पर विचार नहीं करता है? तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? बी और सी, यानी अस्पष्ट और नाम रहित। यानी कोई ऐसी शिकायत है जिसमें जो अस्पष्ट नहीं हो रही हो, उसमें कोई नाम नहीं हो, तो उसमें क्या हो जाएगा? ये राष्ट्रीय मानवाधिकार उस पर शिकायतों पर विचार नहीं करता है। इसी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा स्पष्ट और गुमनाम शिकायतों पर विचार नहीं किया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मामला जनहित याचिका के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा? ऐसा कौन सा मैटर है जो जनहित याचिका के अंतर्गत नहीं आएगा? उसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? निजी मामला। जैसे अगर व्यक्ति का जो निजी मामला है तो पीआईएल के थ्रू दायर नहीं कर सकता।
28 नंबर क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिस्थिति लोकस स्टैंडिंग के पारंपरिक नियम में ढील देकर निम्नलिखित में से किसे पेश किया गया। वो जनहित याचिका आया है जो लोकस स्टैंडिंग को थोड़ा सा ढील देकर उसमें आया है, PIL। जनहित याचिका PIL को ना तो संविधान में परिभाषित किया गया है, ना ही किसी भारतीय कानून में। संविधान में अनुच्छेद 32 और 2226 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास किसी भी संबंधित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत जनहित याचिका पर सुनवाई कर सकते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश ने भारत में जनहित याचिका का मार्ग प्रशस्त किया। तो इसका जो हमारा राइट आंसर कर जाएगा, इसमें दो लोग थे, एक वी कृष्ण अय्यर थे और PR भगवती थे। तो PR भगवती थे इसमें ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी केवल हम क्या लगा देंगे, VR कृष्ण अय्यर। PR भगवती के साथ ये भी न्यायमूर्ति थे जो VR अय्यर भी थे, इन्होंने PIL की शुरुआत की। और ये PIL लिया कहाँ गया है, PIL हमारा अमेरिका के संविधान से, मतलब अमेरिका से लिया गया है। PIL से कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। दोस्तों हमने क्या यहाँ तक 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस यहाँ पर कर लिया है। अब कल से हम इसके आगे भारत में भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण और भूमि राज्य से संबंधित कानून के बारे में कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।